नमस्कार, मैं हूं अस्मिता दुबे। कोर्ट्स दिस वीक में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। वाराणसी में वर्ष 2006 में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में दोषी आतंकी वली उल्लाह को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने सोमवार को फांसी की सजा सुनाई है। शनिवार को कोर्ट ने वली उल्लाह को दोषी करार दिया था। वाराणसी में हुआ बम ब्लास्ट में 18 लोगों की मौत हुई थी और करीब 35 लोग घायल हुए थे। 7 मार्च 2006 को वाराणसी में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में गाजियाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने दोषी वली उल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है। ये फैसला धमाकों के पूरे 16 साल बाद आया है। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर 2006 में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इन धमाकों में 18 लोगों की मौत हुई थी और 35 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उसी शाम को दशाश्वमेध घाट पर भी विस्फोटक मिले थे। ये वलीउल्लाह को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मृत्युदंड और 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है और तब तक फांसी पर लटकाया जाएगा जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए और उक्त दंडादेश तब तक निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय से उसे पुष्ट न कर दिया जाए। इसमें इस मुकदमे में धाराएं और भी लगी थी 307, 326, 324, 303 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सश्रम आजीवन कारावास, 50,000 रुपये का अर्थदंड और अर्थदंड अदा न करने पर 2 साल की सश्रम सजा है। वाराणसी पुलिस ने 5 अप्रैल को 2006 को इस मामले में इलाहाबाद के फूलपुर गांव निवासी वली उल्लाह को लखनऊ के गोसाईगंज इलाके से गिरफ्तार किया था। कसूरवार ठहराए गए वली उल्लाह पर संकट मोचन मंदिर और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर विस्फोट की साजिश रचने, उन्हें अंजाम तक पहुंचाकर आतंकवाद फैलाने का आरोप 4 जून को सिद्ध हो चुका है। वली उल्लाह का मुकदमा लड़ने से वाराणसी के वकीलों ने इनकार कर दिया था। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये केस गाजियाबाद जिला जज की अदालत में ट्रांसफर कर दिया था। तभी से केस की सुनवाई गाजियाबाद स्थित जिला जज की कोर्ट में चल रही थी। इससे पहले 4 जून को गाजियाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने वली उल्लाह को दोषी ठहराया था। इससे पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में 23 मई को वाराणसी बम कांड में सुनवाई हुई थी। सुनवाई शुरू होने से पहले आरोपी वली उल्लाह को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसले के लिए 4 जून की तारीख नियत की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। और ज्ञानवापी में पूजा को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई हुई, जहां पर जिला जज ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में पूजा की अनुमति मांगी गई थी। शनिवार को ज्योतिष और द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य प्रतिनिधि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ज्ञानवापी मस्जिद में 71 संतों के साथ पूजा के लिए निकले थे। पुलिस और प्रशासन की ओर से उन्हें पूजा की अनुमति नहीं दी गई। आश्रम में ही उन्हें रोक दिया गया। इस मामले में शनिवार को ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से प्रभारी जिला जज की कोर्ट में अर्जेंट नेचर की याचिका दाखिल की गई। ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति को लेकर अनशन कर रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के जिला जज की अदालत में दाखिल श्री आदि विश्वेश्वर की पूजा पाठ रोक भोग की अनुमति के प्रार्थना पत्र पर सोमवार को प्रभारी जिला जज अनुतोष शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई, जहां पर पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी द्वारा इस उद्देश्य के लिए दाखिल किया गया है कि जो शिवलिंग प्राप्त हुए हैं वह शिवलिंग जो है का ज्ञानवापी में प्राप्त हुए हैं वे प्राचीन ज्योतिर्लिंग हैं और शिव स्वरूप हैं और आदि विश्वेश्वर हैं
और इनको ऑनरेबल उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है कि इनका ड्यूली प्रोटेक्शन होना चाहिए और एक माइनर डीटी है, ये देवता है, माइनर हैं, इनको सम्यक इनका संरक्षण होना चाहिए, इनका रागभोग होना चाहिए, हिंदू धर्म के मतलब के अनुसार इनकी पूजा पाठ होना चाहिए। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने की जानकारी के बाद भी वजू कर हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने के संबंध में मुकदमा दर्ज करने की मांग के मामले में सोमवार को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सर्वोत्तमा नागेश वर्मा की अदालत में सुनवाई हुई थी। इसकी पोषणीयता पर सुनवाई के बाद अदालत में आदेश के लिए मंगलवार को सुनवाई हुई। दलील दी गई कि भगवान भूखे नहीं रह सकते, वादी को राग भोग और पूजन अर्चन का अधिकार दिया जाए या किसी भी पुजारी को यह अधिकार दिया जाए। कहा गया कि अर्जेंट वाद के लिए वादी ने राग भोग और पूजन अर्चन की मांग को लेकर अन्य जल त्याग दिया है। वादी ने वाद दायर कर CRPC 156(3) के तहत अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव SM यासीन प्रबंध समिति समेत 1000 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग होने की जानकारी के बाद हाथ पैर धोने, वजू करने से हिंदू धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। वादी पक्ष ने अदालत में बताया है कि इस मामले में पुलिस के अधिकारियों से शिकायत की गई है, मगर उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो वहीं ज्ञानवापी में मिली शिवलिंग नुमा आकृति की प्रकृति के अध्ययन के लिए आयोग या समिति बनाने की मांग वाली जनहित याचिका लखनऊ बेंच ने खारिज कर दी है। 7 जून को वाराणसी के सुधीर सिंह, महंत बालक दास, मार्कंडेय तिवारी, राजीव राय सहित 7 लोगों ने लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच में आर्टिकल 226 के अंतर्गत एक जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने ज्ञानवापी सर्वे के दौरान प्राप्त शिवलिंग नुमा आकृति की प्रकृति पता करने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक समिति या आयोग बनाने के निर्देश देने की मांग की थी। आवेदन में तर्क रखा गया था कि ज्ञानवापी परिसर में मिली आकृति को हिंदू शिवलिंग बता रहे हैं, जबकि मुस्लिम उसको फव्वारा बता रहे हैं, इसलिए इसकी प्रकृति पता करना आवश्यक है। यदि ये शिवलिंग है तो भक्तों को उनकी पूजा अर्चना का अधिकार मिले और यदि वो फव्वारा है तो उसको चालू किया जाए। लेकिन आज इस याचिका को PIL हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी द्वारा इस याचिका को खारिज कर दिया है। कुतुब मीनार परिसर में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिलेगी या नहीं, इस पर 9 जून को कोर्ट में फैसला नहीं हो सका। साकेत कोर्ट में एक नई याचिका दायर होने की वजह से कुतुब मीनार परिसर में पूजा करने की मांग वाली अपील पर फैसले का इंतजार 24 अगस्त तक बढ़ गया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कोर्ट में एक नई एप्लीकेशन का फैसला होने तक जजमेंट नहीं आएगा। हालांकि कुतुब मीनार मसले पर साकेत कोर्ट में नई अर्जी दाखिल करने का हिंदू पक्ष समेत ASI ने विरोध किया है। कोर्ट में दोनों पक्षों ने कहा है कि नई अर्जी दाखिल करने के पीछे मामले में देरी करने का आधार है। नई अर्जी में कहा गया है कि याचिकाकर्ता महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह तत्कालीन आगरा प्रांत के वारिस हैं और उस लिहाज से दक्षिणी दिल्ली के जमीन के भी वारिस हैं और ये मीनार उसी जमीन पर बनी हुई है, लिहाजा इनका पक्ष भी सुना जाना जरूरी है। कुतुब मीनार परिसर के अंदर हिंदू और जैन देवी देवताओं की स्थापना और पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस मामले पर सुरक्षित रखा गया फैसला अब बाद में सुनाया जाएगा। साकेत कोर्ट ने उस मुकदमे को खारिज करने वाले सिविल जज के आदेश के खिलाफ अपील में अपना फैसला स्थगित कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि कुतुब मीनार परिसर के भीतर स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एक मंदिर परिसर के स्थान पर बनाई गई है और उसकी बहाली की मांग की गई थी। वादी ने आरोप लगाया कि लगभग 27 हिंदू और जैन मंदिरों को उजाड़ दिया गया और उन मंदिरों के स्थानों पर उक्त मस्जिद के निर्माण को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। सिविल जज ने ये देखते हुए वाद को खारिज कर दिया था कि वाद को पूजा स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधानों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। सिविल जज ने ये भी कहा था कि अतीत की गलतियां वर्तमान शांति को भंग करने के आधार नहीं हो सकती और अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो संविधान के ताने बाने धर्मनिरपेक्ष चरित्र को नुकसान होगा। कोर्ट ने हालांकि पूछा कि वह कौन सा कानूनी अधिकार है जो अपीलकर्ताओं को अधिकार देता है
इसमें कहा गया कि मूर्ति के अस्तित्व पर कोई विवाद नहीं है, हालांकि सवाल पूजा के अधिकार को लेकर है। जैन ने तर्क दिया कि अपेक्षित आदेश संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू समुदाय के संविधान और मौलिक अधिकारों से इनकार करता है। कोर्ट ने तब पूछा कि क्या कानून में कोई मिसाल है जहां पूजा के अधिकार की पहचान मौलिक अधिकारों के रूप में हुई हो। जैन ने जवाब दिया, अयोध्या फैसले में ये माना जाता है कि एक देवता जीवित रहते हैं, वे कभी नहीं खोते। यदि ऐसा है तो पूजा करने का मेरा अधिकार शेष रहता है। उन्होंने कोर्ट से इस बात पर विचार करने को कहा कि क्या मंदिर गिराने के बाद मस्जिद हो सकती है और क्या इसे मस्जिद माना जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने जवाबी हलफनामे में स्वीकार किया है कि कुतुब मीनार परिसर के भीतर भगवान गणेश की छवियों सहित कई मूर्तियां मौजूद है। एएसआई ने कहा है कि 1914 से कुतुब मीनार स्मारक प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 की धारा 3(3) के तहत एक संरक्षित स्मारक है और इसे इन सीटों की स्थिति में रखा जाता है। इसके अलावा AMASR एक्ट 1958 के तहत कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत किसी भी जीवित स्मारक पर पूजा शुरू की जा सकती है। एएसआई के अनुसार इस केंद्रीय संरक्षित स्मारक में पूजा करने के मौलिक अधिकार का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के तर्क से सहमत होना AMASR एक्ट 1958 के प्रावधानों के विपरीत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल कोविड-19 की खतरनाक दूसरी लहर में अनाथ हुए 6 साल के लड़के का संरक्षण उसके दादा दादी को सौंपते हुए कहा कि भारतीय समाज में हमेशा दादा दादी अपने पोते पोतियों की बेहतर देखभाल करते हैं। लड़के के पिता और मां की मौत अहमदाबाद में 13 मई और 12 जून को हुई थी और बाद में गुजरात उच्च न्यायालय ने लड़के की हिरासत उसकी मौसी को दे दी गई। न्यायमूर्ति MR शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए कहा, हमारे समाज में दादा दादी हमेशा अपने पोते की बेहतर देखभाल करेंगे। वो अपने पोते पोतियों से भावनात्मक रूप से अधिक करीब होते हैं और नाबालिग को दाहोद के मुकाबले अहमदाबाद में बेहतर शिक्षा मिलेगी। बहरहाल पीठ ने कहा कि मौसी के पास लड़के से मिलने का अधिकार हो सकता है और वो बच्चे की सुविधा के अनुसार उससे मुलाकात कर सकती हैं। न्यायालय ने कहा कि लड़के को दादा दादी को सौंपने से इनकार करने का एकमात्र मापदंड आय नहीं हो सकती है। उच्च न्यायालय ने कहा था कि लड़का अपने दादा दादी के साथ सहज है। हालांकि उसने बच्चे का संरक्षण इस आधार पर मौसी को दे दिया था कि वो अविवाहित है और केंद्र सरकार में नौकरी करती हैं और एक संयुक्त परिवार में रहती हैं, जो बच्चे की परवरिश के लिए अनुकूल होगा। नीट पीजी 2021 में काउंसलिंग के बाद खाली सीटों को भरने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने खाली सीटों की फिर से काउंसलिंग की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है, यानी कि अब नीट पीजी 2021 में ऑल इंडिया कोटे की खाली 1456 सीटों पर स्पेशल स्टे राउंड काउंसलिंग नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2021 के लिए काउंसलिंग के लिए एक स्पेशल स्टे राउंड की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, ताकि उम्मीदवारों को AIQ के एक राउंड के आयोजन के बाद उपलब्ध रिक्त सीटों के लिए भाग लेने की अनुमति मिल सके। उच्चतम न्यायालय ने नीट पीजी 2021 में 1456 सीट को भरने के लिए विशेष काउंसलिंग कराने का अनुरोध करने वाली कई याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दी। अखिल भारतीय कोटे के लिए स्टे राउंड काउंसलिंग के बाद ये सीटें खाली रह गई हैं। अब उम्मीदवारों को AIQ के एक राउंड के आयोजन के बाद उपलब्ध रिक्त सीटों के लिए भाग लेने की अनुमति मिल सकेगी। न्यायमूर्ति MR शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे जन स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि विशेष काउंसलिंग न कराने का सरकार और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC का फैसला चिकित्सा शिक्षा और जन स्वास्थ्य के हित में है। पीठ ने कहा कि जब भारत सरकार और MCC ने काउंसलिंग का कोई विशेष राउंड न कराने का सोच समझकर फैसला लिया है, तो इसे मनमाना नहीं माना जा सकता। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय DGHS ने बुधवार को शीर्ष न्यायालय को बताया था
कि उसने नीट पीजी 21 के लिए 4 चरणों की ऑनलाइन काउंसलिंग की है और वह विशेष काउंसलिंग कराकर 1456 सीट को नहीं भर सकता क्योंकि सॉफ्टवेयर बंद हो गया है। नीट पीजी 2021 से 22 परीक्षा में बैठने वाले और अखिल भारतीय कोटा AIQ काउंसलिंग और राज्य कोटा काउंसलिंग के पहले और दूसरे चरण में भाग लेने वाले डॉक्टर्स ने ये याचिकाएं दायर की थी। कोर्ट अखिल भारतीय कोटा के एक खाली राउंड के आयोजन के बाद उपलब्ध रिक्त सीट के लिए उम्मीदवारों को भाग लेने की अनुमति देने के लिए विशेष राउंड की काउंसलिंग की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका को नीट पीजी 2021 में उपस्थित होने वाले डॉक्टरों ने दाखिल किया है, जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा AIQ काउंसलिंग और राज्य कोटा काउंसलिंग के राउंड 1 और 2 में भाग लिया, जिसके बाद ऑल इंडिया मॉप अप और स्टे मॉप अप राउंड हुए। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। बेंच ने कहा था कि पूरी प्रक्रिया की एक सीमा होनी चाहिए और अगर काउंसलिंग के 8 या 9 राउंड के बाद भी सीटें खाली रहती है तो छात्र 1.5 साल के बाद अधिकारों का दावा नहीं कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं राजस्थान सरकार के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने रोहित जोशी को अग्रिम जमानत दी है। दरअसल पीड़िता ने दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़ित के मुताबिक रोहित जोशी जनवरी 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक उसका शोषण करता रहा। पीड़िता जब रोहित की हरकतों का विरोध करती तो उसके साथ काफी मारपीट की गई। इसके अलावा पीड़िता ने रोहित पर उसके पिता महेश जोशी के पद की धौंस दिखाकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने और ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता ने रोहित पर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर शोषण करने का आरोप लगाए हैं। दुष्कर्म के आरोप में फरार रोहित जोशी की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस जयपुर गई थी, लेकिन वो नहीं मिले। दिल्ली पुलिस रोहित जोशी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी। 23 वर्षीय शिकायतकर्ता ने राजस्थान की कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में न्याय नहीं मिलने की आशंका व्यक्त की है। केस दर्ज होने पर जहां रोहित ने CRPC की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें 9 मई की प्राथमिकी रद्द करने की प्रार्थना की गई है। जस्टिस तलवंत सिंह की एकल पीठ ने नोटिस जारी किया और मामले की तारीख 26 जुलाई तय की। इस बीच कोर्ट ने राज्य से एक स्टेस रिपोर्ट जवाब दाखिल करने को कहा है। हालांकि रोहित को कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है। याचिकाकर्ता के इस अनुरोध पर कि अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने का उसका अधिकार जब ऐसे सलाह दी जाए संरक्षित किया जा सकता है। अदालत ने कहा है कि इस अनुरोध पर कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अधिकार हमेशा खुला रहता है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद सुर्खियों में आए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आर्म्स एक्ट मामले में बड़ा झटका लगा है। पंजाब के एक आर्म्स एक्ट के पुराने मामले में शुक्रवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 4 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा है। लॉरेंस बिश्नोई को अदालत के सामने पेश किया गया था। कोर्ट में दिल्ली पुलिस साउथ रेंज स्पेशल सेल ने बिश्नोई की 4 दिन की कस्टडी मांगी। सुनवाई के दौरान पुलिस ने 20 मिनट तक बिश्नोई से पूछताछ की और फिर उसके बाद अदालत ने उसे पुलिस की कस्टडी में भेज दिया। स्पेशल सेल ने कोर्ट को बताया कि पंजाब का गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ने यह बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही उसे हथियार सप्लाई किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कोर्ट की इजाजत से 20 मिनट की पूछताछ की मांग की थी। उस पूछताछ के बाद कोर्ट से लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को दूसरे मामले में 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। पुलिस के मुताबिक पंजाब के एक मामले में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ने पुलिस को बताया कि वारदात को अंजाम देने के लिए बिश्नोई ने ही उसे हथियार दिए थे। भगवानपुरिया फिलहाल जेल में बंद है। दिल्ली पुलिस इसी मामले में बिश्नोई से पूछताछ करना चाहती है। चीनी वीजा स्कैम केस में कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम के CAS भास्करमन को बड़ी राहत मिली है। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने कथित चीनी वीजा घोटाला मामले में कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम के CAS भास्करमन को जमानत दे दी है। भास्करमन को सीबीआई ने मई महीने में गिरफ्तार किया था और इसी मामले में कार्ति चिदम्बरम ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ भास्करमन को जमानत दी है। 6 फरवरी को भास्करन को जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था।
भास्कर रमन की ओर से कहा गया था कि उन्होंने पहले ही सभी दस्तावेजों को सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई ने उसे कार्ति के सामने बिठाकर पूछताछ पर सीबीआई ने पूछताछ भी कर लिया था। उन्हें भी जमानत दे दी गई है। सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि भास्कर रमन के जवाब गैर जिम्मेदाराना और गलत थे। उनसे आगे भी पूछताछ करनी पड़ सकती है। दरअसल सीबीआई ने पंजाब स्थित तलवंडी साबो पावर लिमिटेड में कार्यरत चीन के 263 नागरिकों के वीजा मंजूर कराने के लिए 50 लाख रुपए की कथित रिश्वत के मामले में लोकसभा सांसद कार्ति चिदंबरम के निकट सहयोगी और सीए एस भास्कर रमन को 18 मई को गिरफ्तार किया था। रिश्वत का यह मामला 2011 का है, जब कार्ति के पिता पी चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे। सीबीआई ने भास्कर रमन से पहले पूछताछ की थी और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। फिर बाद में कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली की एक अदालत ने लोकसभा सदस्य कार्ति चिदंबरम के चार्टर्ड अकाउंटेंट एस भास्कर रमन को 4 दिन की हिरासत में पूछताछ के लिए सीबीआई के सुपुर्द कर दिया था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के तत्कालीन अधिकारी विकास मखारिया ने मनसा स्थित संयंत्र में काम कर रहे 263 चीनी कर्मियों के लिए परियोजना वीजा पुनः जारी कराने के लिहाज से भास्कर रमन से संपर्क किया था। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।